कल हमने जाना था कि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक के टाइप्स क्या होते हैं और फीडबैक के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि फीडबैक के जो प्रभावी जो फीडबैक होता है, इफ़ेक्टिव फीडबैक के क्या क्राइटेरिया होते हैं और किस तरह से एक फीडबैक को हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रूप में भी यूज़ करते हैं, बच्चों का गाइड करते हैं ताकि वे अच्छे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके करें जो उनके फ्यूचर के लिए लाभदायक हो। तो कहीं ना कहीं इस फीडबैक का हमारे लिए एजुकेशन के फील्ड में स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो वो यूज़ कैसे करते हैं, किस तरह से हम किसी बच्चे को गाइड करते हैं और साथ ही साथ इसके क्या मानदंड है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रभावी प्रतिपुष्टि के मानदंड यानी इफेक्टिव फीडबैक के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है विशिष्टता। जो भी आपका फीडबैक होगा उसकी एक विशिष्टता होगी। जैसे मैं यहाँ आपसे फीडबैक लेना है तो हमारा एक स्पेशल सब्जेक्ट होगा जिस पर मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँगी। तो एक विशिष्टता है, हमारा एक स्पेशल सब्जेक्ट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो। देन प्रत्यक्षता होती है, जो भी होता है आमने सामने होता है, इसमें प्रत्यक्षता होती है। अगर हमें फीडबैक लेना है तो हम जैसे कि मान लो फीडबैक लेना है तो एक तो प्रत्यक्ष हो गया कि लर्निंग हम करा रहे हैं, समेटिव कराया था मैंने कि समेटिव फीडबैक होता है और फॉर्मेटिव फीडबैक होता है, तो हम डायरेक्ट ले रहे होते हैं। तो एक फॉर्मेटिव हो गया जो हम डायरेक्ट ले रहे होते हैं। देन एक समेटिव होता है जब आपके जो कॉपीज़ आएंगे उसके आधार पर हम आपको मार्क्स देते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में जो होता है आप कॉपी में लिखते हो उसके बेस पर हम आपको मार्क्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक प्रत्यक्षता होती है, उसमें भी एक फीडबैक मिलता है, तो वही एक प्रत्यक्षता। देन सकारात्मकता होनी चाहिए, बच्चों को हमेशा नेगेटिव अप्रोच नहीं देना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक नहीं देना चाहिए। इसमें हमेशा एक पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी देना है तो उसमें एक पॉजिटिविटी का समावेश होना चाहिए। देन प्रदर्शन पर बल देना चाहिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फीडबैक दे के मोटिवेट करें। देन प्रतिपुष्टि प्राप्त करने वाले को महत्व देना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपका फीडबैक ले रही हूँ और मैं आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो तो वहाँ फीडबैक इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हो तो जो फीडबैक सामने दे रहे हो उसको आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। देन है पारदर्शिता, इसमें जो होती है जैसे कि कल भी मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक में बताया था, तो वहीं इसका एक क्राइटेरिया भी हो जाएगा कि पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा जवाब दे रहा है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो उसको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, अगर मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं है तो हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे। तो इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। देन प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में मार्गदर्शन हम कैसे करते हैं, किस तरह से, जैसे कि पाठ्यक्रम के चयन में जब हम पाठ्यक्रम का चयन करते हैं तो उस समय हम फीडबैक के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा इफ़ेक्टिव करिकुलम है जो हमारे लिए अच्छा हो रहा है। जैसे आप लोग का करिकुलम चेंज हुआ बीएड का, तो उस बेस पे हम बता सकते हैं। अगर रिज़ल्ट बहुत बेटर होगा तो हम बोलेंगे जो अभी बीएड का करिकुलम चल रहा है इज़ वेरी इफेक्टिव। 2-3 साल बाद अगर उसका रिजल्ट बहुत बेटर हो रहा है तो हम उसे इफेक्टिव मानेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों। देन समस्या का निदान, जो भी हमारी समस्याएँ आती हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, गाइडेंस करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में निर्देशन की आवश्यकता हम कैसे करते हैं, किस तरह से हम बच्चों को गाइड करते हैं, तो उस गाइड के बारे में यहाँ पर है। तो सबसे पहला पॉइंट है अधिगम संबंधी समस्या। देखिए अधिगम संबंधी समस्या, मान लीजिए मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मुझे फीडबैक बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, रिजल्ट आप लोग का बेटर नहीं हो रहा है, क्लास में आप एक्टिव नहीं हो, आप किसी प्रोग्राम में भाग नहीं, तो वहाँ मुझे लगेगा ना कहीं मेरा जो अधिगम लर्निंग है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको जो नहीं समझ में आ रहा है तो फीडबैक के द्वारा हमको समझ में आएगा कि क्या लर्निंग का पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम उस समस्या का निदान करेंगे। देन इसी को बोलते हैं कि अधिगम संबंधी समस्या। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया और नहीं समझ में आ रहा है तो यानी आपकी लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस लर्निंग में हमको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। देन शिक्षण विधि की बात करते हैं। अगर हम किसी मेथड से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है और फीडबैक में हमको नेगेटिव अप्रोचेस मिल रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छे से नहीं समझना, तो उस शिक्षण विधि में हम चेंज कर देंगे। जो भी हम टीचिंग मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जगह पे हम दूसरी टीचिंग मेथड प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैं लेक्चर मेथड से आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑनलाइन उन लोग का ऑनलाइन क्या करूँगी, ऑनलाइन से पीपीटी होगा या ऑनलाइन होगा या कुछ डेमोस्ट्रेशन मेथड होगा जिसके थ्रू मैं अगर पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा।
देन उद्देश्यों की प्राप्ति, इससे हमको फीडबैक से पता चलता है कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हो चुके हैं। फीडबैक जो मिलेगा, फिर मैंने आपको कल ही बताया था कि ये फीडबैक जो होता है रिजल्ट के बेस पे होता है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट या असेसमेंट से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये उसी का एक पार्ट मान सकते हैं फीडबैक को। तो उसमें भी आप फीडबैक में भी आप रिजल्ट में भी देखते हो, साथ ही साथ आप टेस्ट में भी देखते हो कि उद्देश्य पर ध्यान दिया जाता है। तो फीडबैक में भी देखा जाता है कि हमने उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक की है। उसके बाद है विषय के चयन में, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है और उसका फीडबैक मिल रहा है कि वो साइंस में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो जब वो 9th क्लास में जाता है तो एज ए गाइड हम लोग बताते हैं ना टीचर कि नहीं, आप जो साइंस का ये सब्जेक्ट नहीं लेके ये आर्ट्स वाला ले लो। तो पाठ्यक्रम के चयन में हम छात्र की सहायता कर सकते हैं कि छात्र फीडबैक के बेस पे या रिजल्ट के बेस पे हम बताते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है और उसको कौन सा सब्जेक्ट आके लेना चाहिए। तो जो भी करिकुलम जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है या सिलेबस होता है, उसमें सेलेक्ट करने में हम उसकी मदद करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विषय के चयन में हम छात्र का फीडबैक के आधार पर, अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में नहीं अच्छा कर रहा है तो हम उसको गाइड करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट नहीं करके ये सब्जेक्ट पढ़ाई कीजिए, इसमें अच्छा करोगे। अगर कोई बच्चा बहुत उस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, हम देख रहे हैं कि वो बच्चा वो नहीं लेके दूसरा सब्जेक्ट ले रहा है, तो फिर हम उसको गाइड करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप इसी सब्जेक्ट को लो। समझ में आया? उसके बाद शिक्षण संबंधी समस्या, मान लीजिए मैम मैं आप लोग को किसी मेथड से मेरा जो टीचिंग है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं सिर्फ मेथड की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा जो बोलने का टेक्निक है, जो मेरा तरीका है, जो मेरा पढ़ाने का सब कंटेंट को प्रोवाइड करने का तरीका है या कंटेंट को मैच करने का तरीका है, तो बहुत सारी विधि हो जाती है टीचिंग में, बहुत सारे अप्रोचेज आ जाते हैं उसमें। टीचिंग मेथड आ जाएगा, आपको लर्निंग नहीं समझ में आया, डायग्नोसिस अगर हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये शिक्षण संबंधी समस्या आती है। तो उससे भी हमको फीडबैक में पता चल जाता है कि बच्चों को मेरी जो शिक्षण विधि है उससे उनको समझ में नहीं आ रही है, मेरा जो टीचिंग वे है, मेरा जो कंटेंट प्रोवाइड करने का तरीका है उससे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस मेथड को चेंज करने की कोशिश करती हूँ, उस टीचिंग अप्रोच को, उस टीचिंग को मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षण संबंधी समस्या का समाधान जो होते हैं हम फीडबैक के गाइड के रूप में कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके फीडबैक मेन जो होता है वो गाइड करने के लिए होता है। जो भी हम फीडबैक लेते हैं उसका मेन पर्पस गाइड करना ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि फीडबैक की विशेषताएं क्या है और एज अ टीचर आप कैसे करोगे, तो एज अ टीचर आप इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए फीडबैक का यूज़ करोगे। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।